नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। सारे जगह से कलेक्ट कर लिया गया है, पूरा डेटा बिल्कुल सही है। पहले मैं लिस्टिंग बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए ये सबसे बेसिक एक्ट था। यहां से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितना स्ट्रक्चरल पार्ट है सब यहां से दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सीरीज ऑफ इवेंट से जो है ये डेवलप हुआ था। जैसे साइमन कमीशन आया जो है, ठीक है, वो लखनऊ वाला पैक्ट हुआ था, नेहरू वाला, इतने सारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां से सारे डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद ये एक्ट बहुत ज्यादा वाइड बना था। 321 सेक्शन थे, यहाँ पे 10 शेड्यूल थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये आजादी के टाइम क्या हुआ कि इसी को उठा लिया, मतलब मेजर इसी को उठा के, और जो पूरे दुनिया से मेन फीचर थे वो सब कलेक्ट करके इसी में डाल दिए। समझ लो आप, बेसिक मतलब पूरा बेसिक यहीं से उठाया। स्ट्रक्चरल पार्ट अगर पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया, यहां से लिया गया है। ठीक है। क्या क्या लिया गया था? एक फेडरल स्कीम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहीं से लिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहीं से लिया गया, जुडिशरी वाला यहीं से लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से लिए गए, इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन भी यहीं से लिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी यहीं पर लिया गया। वही चीजें हिंदी में भी लिखा है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन, उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। ट्रिक इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि एक फेडरल, इस देखिए 1935 करके एक वाइन आती है। ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूं, इसको प्लीज किसी तरह से अदरवाइज मत लीजिएगा, और लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर 1935 की एक फेडरल स्कीम थी, वाइन फेडरल स्कीम थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर जो है आपको इमरजेंसी के प्रोविजन बनाने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बनानी है तो उसके लिए आपको वाइन पीना पड़ेगा। और सिर्फ 3 तरीके के लोग इन्वॉल्व थे वहां पे, मतलब एक फेडरल स्कीम थी 1935 की, उसमें सिर्फ गवर्नर, जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग जब वाइन पिएंगे तभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल और इमरजेंसी प्रोविजन निकलेगा। बाद में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अभी मैंने ऐसी बता दी है। ठीक है। बहुत फनी वाइन है जो आपको हमेशा याद रहेंगी, जो कॉमन लाइफ से एसोसिएटेड है। जैसे जापान से क्या निकला? पान। तो पान खाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। समझ रहे हो आप? जो बनारस के लोग होते हैं वो जानते हैं सर। तो हर पान खाने का भी एक तरीका होता है, ऐसा थोड़ी ना कोई पान बना के खाने लगेगा। वैसे वैसे चीजें जो है लाइफ, जो रियल लाइफ से कनेक्ट करके यहाँ पे चीजें लाया हूं मैं। दूसरी चीज है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने पार्ले जी बिस्कुट तो जरूर खाया होगा, चाहे जितने भी रईस हो, चाहे जितने भी गरीब हो। बचपन में सुना तो होगा यार, इतने भी बड़े नहीं होगी पार्ले जी बिस्कुट ना सुना हो। ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से बहुत बड़ा पोर्शन लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ रहे हैं आप? क्योंकि सारे जो सिस्टम है ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए। अब देखिए, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये कहते थे कि भैया जो है इनका सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब पूरा एक छत्र राज्य चाहते थे। ये एक छत्र राज्य से क्या निकल गया कि भैया सिंगल सिटीजनशिप। समझ रहे हो आप बात? ऐसे कनेक्ट करना सीखिए धीरे धीरे। तो ये वाली चीजें हैं। बाकी पार्ले जी वाले रिमाइंड, तो देखिए इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फिर जो है सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स। ये प्रेरोगेटिव रिट्स मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट जो होती है वो दूसरी ब्रांच के लिए जो है कुछ ऑर्डर जारी करती है, और ये इंग्लिश लॉ से लिया गया, इसलिए इसको प्रेरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है। वहां पे इसको प्रेरोगेटिव बोलते थे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ। पार्ले जी पहले, तो पार्ले जी क्या हो जाएगा? पीए से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आर से रूल ऑफ लॉ, ले से क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप मैंने क्या बताया कि भैया ये लोग एक छत्र राज्य अपना चलाना चाहते थे। जैसे आजकल कई सारे लोग हैं वो अपना एक छत्र राज्य चलाना चाहते हैं, हर जगह वही हो। ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा हुआ भी नहीं था। हिस्ट्री गवाह है यार, जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की सोची है उसको जो है नस्ते नाबूद कर दिया गया। खैर चलिए, कैबिनेट सिस्टम भी इन्होंने लाया था, प्रेरोगेटिव रिट्स भी इन्होंने लाई थी, और ये लोग इतना था कि सब प्रिविलेज खुद ही ले आते थे। तो ये समझिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म। ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें पूरा। बाइकैमरलिज्म मतलब बिस्कुट से हो जाएगा वो, तो अभी बताएंगे उसमें ये सारी चीजें हैं इसमें। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने लिया है। तो एक तो फंडामेंटल राइट लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। समझ रहे हैं? सारा इनसे लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी इनसे लिया है। यूएस देखिए क्या है, यूएस एक सबसे पावरफुल कंट्री, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, बिना पैदा हुए बच्चे भी जानते होंगे अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ठीक है। नहीं भी करते तब भी जानते होंगे कि भैया यूएस सबसे पावरफुल कंट्री है इस समय दुनिया की। ठीक है। भले ही चाइना ने कितना वायरस फैलाने की कोशिश की, अभी भी यूएस है। तो ये इतने पावरफुल है, ये इतने पावरफुल है कि सबको फंडामेंटल राइट बांटते घूमते हैं। ये हर चीज को खुद ही जज कर लेते हैं। समझ लो? तो जज जहां भी आए, जज समझ लो, जितने भी जज वर्ड हैं
बोरोड फीचर में सारे यूएस से है ऑलमोस्ट। जज अगर आएगा तो यूएस से है। इतने हैं कि सब खुद ही जज करते फिरते हैं, अपने आप को जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखते हैं, जुडिशियल खुद ही का रिव्यू कर लेते हैं जजों का, ठीक है। खुद तो भैया कहते हैं कि फंडामेंटल राइट प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरे के प्रेसिडेंट को इंपीच करते हैं। आप अफगानिस्तान में सब केस हुए थे, अब उसको ऐसे याद कर सकते हैं। खुद कहते हैं कि फंडामेंटल राइट करेंगे, लेकिन जो है खुद ही जो है ये अपने जजों को खुद भी जज बनते फिरते हैं और अपने ही जजों को जो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये इतने जो है पावरफुल है, कहीं भी जाके अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ऐसा पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए ही है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी अभी हम लोग आगे देखेंगे। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत फनी ट्रिक बनाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखिए इसमें समझ लीजिए, पहली बात तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से तो लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, ये एक फैक्टर याद रखिएगा। और क्या क्या हुआ, ये जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें देखिए क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयरिश से हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से एफ लगा दो यहाँ पे, तो फायर ब्रांड की अगर आपने बियर पी ली, तो वैसे भी आप जानते हो जब आप जो है ऐसे लोग जो भी होते हैं, मतलब इसमें मैं किसी की ना बुराई कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, जो भी बियर या दारू पीता है वो अपने आप को जो है प्रेसिडेंट समझने लगता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल समझने लगता है कि सारे सिद्धांतों को वो बदलने लगता है। समझ लो सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। दारू पी के पूरे सिद्धांत आ जाते हैं, वो वाली चीज, ठीक है। वो इतना पावरफुल समझने लगता है अपने आप को कि वो जो है अपने आप के बारे में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड तक बनाने लगता है, इवन अपने दोस्तों को जो है नॉमिनेट करने लगता है राज्यसभा में। समझ लो, पीने के बाद वाली बात है, तो वो उससे आप रिलेट कर सकते हैं आयरिश। मजा आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, जिसे आपको अपनी ट्रिक बनाने कर लीजिएगा, वरना ये फीचर तो याद कर लीजिएगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन में क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। कनाडा को आप मानिए सेंटर, तो ये जो है इतना सारी चीजों को सेंट्रलाइज करके रखा है, सब कुछ सेंट्रलाइज है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अरे क्या बदतमीजी कर रहा है यार ये बोर्ड, ये कनाडा में क्या है, सेंटर वाला हिसाब किताब है। फेडरेशन जो है यहाँ का बहुत ही स्ट्रांग है, सारी इतना स्ट्रांग है कि बची हुई पावर भी जो है सेंटर के उसमें डाल दी है, समझ लो, रेसिडुअल पावर जो है बची हुई है। फिर जो है इतने स्ट्रांग है कि इवन जो स्टेट के गवर्नर है उनको तक सेंटर अपॉइंट करता है। ये इतने स्ट्रांग अपने सेंटर को कर रखे हैं कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है उसको तक एडवाइजरी जो है ज्यूरिसडिक्शन देते रहते हैं। इतना इन लोगों ने अपना सेंटर स्ट्रांग कर रखा है। फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, जिसको क्वाजी फेडरलिज्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्वाजी फेडरलिज्म वाला जो है फीचर हमने यहीं से लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के वर्ड को देखना पड़ेगा, AUSTRALIA, ठीक है। तो ये यहाँ पे TRA है, TRA से हो गया ट्रेड, तो ट्रेड जो है, ट्रेड यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरपोज, ये इससे आ गया। LI से आ गया लिस्ट। अगर पूरे बोरोड में देख ले तो और कोई लिस्ट के बारे में बात ही नहीं होती है, कॉन्करेंट की बात होती है, तो एक लिस्ट की बात हुई, तो वो कहां से आ गया, ऑस्ट्रेलिया के नाम में छुपा बैठा है वो, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग इसमें जो है अलग से याद रखना है, इसका कोई ट्रिक वाला नहीं बनता है हिसाब किताब। अब कुछ लोग ज्वाइंट लगाते हैं तो वहां पे जाके भले लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बैठ के। खैर, वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिटलर आप समझते हो, अब हिटलर है तो कुछ भी कर सकता है वो, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट जो है उसको लिए सस्पेंड करना चुटकियों का खेल है, समझ लो। उसके बाद जो है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए ये इसको बोलने लगे रशिया, सोवियत लेकिन ये था। अब 100 के सारी ड्यूटी अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो घंटा मिलेगा आपको जस्टिस और घंटा रहेगा आपका फंड वो 5 ईयर प्लान, बस ये बात है, ठीक। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सोवियत रशिया, रशिया सोवियत, तो 100 की ड्यूटी आपने निभाई, इसीलिए जो है आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, तो जस्टिस वहां से लिया गया है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक। और जो है जब ये लोग नहीं निभा पाए, कोई चीज रूल से फॉलो नहीं हुई, रूल्स यानी क्या हो जाएगा रशिया, तो भैया फिर जो है 5 ईयर प्लान भी इसलिए खत्म करने पड़े। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो है फ्रेंच में FR यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके नाम को लिखना पड़ेगा आपको, नाम आप यहाँ पे लिखिए फ्रेंच, FRANC, ठीक है, ये आपने लिखा। तो देखिए FRA यानी कि फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वाला मिल गया, तो आप ये समझ लीजिए, ये भी दो जोड़ दीजिए, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये एक साथ ही रहता है, ठीक है, ये एक साथ रहता है। जब इतनी लिबर्टी, इतनी इक्वलिटी, इतनी फ्रेटर्निटी है, इसीलिए यहाँ पे जो है रिपब्लिक वाला जो है वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो रिपब्लिक वाला यहां से लिया गया फ्रेंच से। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीजें ली गई हैं, 2 चीजें यहाँ पे ली गई हैं, एक तो प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे करेंगे, और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये ध्यान रखना। वहां पे क्या था, वो जो है फायर ब्रांड की बियर पी के वो नॉमिनेट कर रहे थे राज्यसभा के मेंबर को, समझ लो। यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए, और आपने देखा होगा कि सब जितने भी उनके जो यहाँ पे प्रयोग किए वो सब साउथ अफ्रीका से प्रयोग करके रहते,
तो वहां पे जो है गांधी जी ने इतना ज्यादा वहां की जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वहां पे काम किया कि उनके इलेक्शन के लिए इतना काम किया कि पूरा का पूरा जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट तक कर डाला। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन भैया मैंने बताया आपको, जापान JAPAN ऐसे करके आप लिखिए। पान यहां से निकला, पान खाने का भैया तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, यह नहीं कि कोई भी जो है अगर पान खाने लगेगा। ठीक है, ये हो गई पूरी ट्रिक। अब इसमें देख सकते हैं क्या है, यूके की ट्रिक क्या है, पार्ले बिस्कुट इंग्लैंड से मंगवा के खाया करो तो गोरे हो जाओगे। पार्ले बिस्कुट वाला जो बउआ सा बना रहता है ना, वो गोरा गोरा सा दिखता है, तो गोरा होना है तो पार्ले बिस्कुट खाना है, लेकिन इंग्लैंड वाला खाना है क्योंकि इंग्लैंड वालों को गोरे कहते थे। पार्ले बिस्कुट क्या हो गया, PA से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, R से रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्ले बिस्किट से क्या हो गया, PI से आपका बाइकैमरलिज्म, S से सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजन वो भी है कि ब्रिटिश का सूर्यास्त नहीं होता है कभी, तो वो है सिंगल सिटीजनशिप। फिर BIS C से हो जाएगा कैबिनेट सिस्टम, और CUIT है क्योंकि बिस्किट है, ठीक है, तो IT से क्या हो जाएगा, रिट्स, तो ये प्रेरोगेटिव रिट्स यहां से दी गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यहां से दी गई, अपने आप को जो सारी चीजें प्रिविलेज इन्होंने खुद दे दी। ये हो गई जो है भैया किससे, यूके से जो बोरोड फीचर लिए गए हैं उनकी ट्रिक। ठीक है, और आगे चलेगा जापान का मैंने आपको बता दिया, पान खाने का एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। रशिया सोवियत, सोवियत ड्यूटी करी तुमने, इसीलिए ना तुमको घंटा मिला जस्टिस और ना ही तुम्हारा रहा 5 ईयर प्लान। देखिए मैंने बता दिया, इसमें प्लीज किसी की भावनाएं मत होइएगा, यहाँ पे किसी भी पार्टी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी वर्ग के लोगों पे कोई निशाना नहीं है, सिर्फ ये है कि आप लोग को याद रह जाए। जो नॉर्मल भाषा में जो हम लोग देसी भाषा में बातचीत करते हैं, जिंदगी से जो चीजें रिलेटेड है, उसी में ट्रिक बनाई कि आपको याद रहे। जर्मनी में आपको पता है हिटलर चाही चलती है, तो भैया इतने हिटलर है कि ये इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी इतने पावरफुल थे कि साउथ अफ्रीका गया, वहां जाके उनकी राज्यसभा का इलेक्शन करवाया और अमेंडमेंट करने तक करके और उनका प्रोसीजर बता दिया। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका का, ऐसे याद रखिएगा। आयरलैंड में बताया आपको फायर ब्रांड के, आपको बियर इतनी झन्नाटेदार होती है ना, इतनी झन्नाटेदार होती है कि पीते ही सारे सिद्धांत याद आ जाते हैं। ठीक है, तुरंत ये लोग सब मेथड बताने लगते हैं, लोग अपने को प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और बाकी दर्वों को RS के मेंबर तक के लिए नॉमिनेट कर देते हैं जो उनके साथी। अब एक बंदा दारू पी रहा है तो उसके जो साथी लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे, बाकी दर्वे। ठीक है, तो ये एक चीज है, प्लीज इसमें किसी भी जो है दारू कम्युनिटी वाले लोग गुस्सा मत हो जाइएगा। तो इसमें बाकी लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट तक कर देते हैं, सो जस्ट चिल। ठीक है, और ये वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये इसका क्या था आयरलैंड का, जो प्रेसिडेंट के यहाँ पे इलेक्शन तक जो ये मेथड बताने लगते हैं, ऐसा बताया था आपको कि मेथड बताने लगते हैं। तो इलेक्शन का मेथड जो प्रेसिडेंट का वो यहां से लिया गया है, DPSP यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, वो यहां से लिया गया है। राज्यसभा के नॉमिनेशन वाला यहां से लिया गया है। लेकिन चिल रहो, कोई भी मैं बियर प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस एक ट्रिक है भैया जी बहनी जी। यूएस इतना पावरफुल है कि हर चीजों का जज बना फिरता है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और खुद दूसरों के प्रेसिडेंट को इंपीच करते फिरते हैं। अफगानिस्तान याद रखिएगा, खुद ही सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर यहां से लिया गया है। ठीक है, और खुद ही रिव्यू करते हैं, रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू यहां से दी गई, खुद ही सेपरेट कर रहे हैं, खुद ही रिव्यू कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ये इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन खुद ही रिमूव कर देते हैं जजेस को। मतलब जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजेस हैं वो जो है वो वाले प्रोविजन यहां से दिए गए, मतलब जितने जजेस वाले प्रोविजन है वो यहां से दिए गए। जजेस को रिमूव करना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे यहां से दिए गए। ठीक, वो मैंने शुरू बता दिया था। कनाडा की बात करें, कनाडा का सेंटर इतना मजबूत है कि ये लोग बची हुई पावर यानी कि रेसिडुअल पावर के सेंटर को ही दे दिए हैं। स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट तक जो है सेंटर कर लेता है। यहां तक इतना जो है सुप्रीम हो गया है ये सेंटर की, ये भैया जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस भी करने लगा है। वाह सर जी वाह, क्या सेंटर बनाया है आपने से कनाडा का। ठीक है, फिर 1935 की वाइट फेडरल स्कीम है, मैंने बताया था ये स्कीम के तहत सिर्फ वहां के गवर्नर, जुडिशरी और PSC के लोग वाइन पीकर ही इमरजेंसी के प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल बना सकते हैं। इसमें मैंने सारी ट्रिक्स कवर कर दी है। अगर आपको सही लगा हो तो बताइएगा, नहीं तो भैया जो भी है, अगर बुरा मानिएगा तो भैया क्या करें यार, क्या है ऐसा। ये तोता क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब तोता क्वेश्चन। आपको कुछ आंसर देने हैं, अगर आप देना चाहें तो। प्रियम्बल कहां से लिया, क्या बताइएगा एग्जैक्टली, सारे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आपको समझ में आया कि नहीं। प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स, कहां से लिया गया, अगर नहीं भी तो भी आपको देने पड़ेंगे आंसर। अगर आप आंसर दे रहे हैं मतलब आप एक्टिव हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कहां से लिया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहां से लिया गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाला कहां से लिया गया। अब ये कुछ बदतमीज क्वेश्चन है, ये आने की संभावना ज्यादा है। आर्टिकल 20 में कुछ सिक्योरिटी है कि डबल जियोपॉर्डी, मतलब एक ही जो है क्राइम के लिए बार बार नहीं कर, 2 बार नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पोस्ट फैक्टो, मतलब
पीछे जाके जो है लॉ से पहले का जो है किसी कानून को, ये नहीं कि अभी लॉ बना दिया कि भैया तुमने 5 साल पहले जो क्राइम किया था उसको अभी कवर कर दिया। वो जो है ये वाली, और प्लस आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये कहां से इंस्पायर्ड है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? इमरजेंसी पावर जो यूनियन के द्वारा इन्वेंट की जाएगी, ये कहां से दिया गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और जो है उसका रोल, ये कहां से दिया गया है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये कहां से दिया गया है? इन सबके आंसर आप जरूर बताइएगा। कई सारे हमारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? नंबर है हमारा 8564880530966089। व्हाट्सएप पे ये मेरा नंबर है 7838632618। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक करना जरूर, लेकिन बताना जरूर। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 12 शेड्यूल हैं इस समय, शुरू में 8 थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था। किस किस शेड्यूल में क्या क्या चीज से रिलेटेड है, बस ये पूछा जाता है एग्जाम में। बाइलिंगुअल भाषा में लिखा हुआ है। देखिए पहला जो शेड्यूल है, इस शुरुआत है, तो सबसे पहली बात तो वही है कि भैया शुरुआत कहां से करोगे? इंडिया का नाम तो जान लो, आप नाम जान लो, टेरिटरी जान लो, तभी तो जो है शेड्यूल की शुरुआत होगी। तो वही है नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ये सब पार्ट जो है शेड्यूल 1 में बताया गया है, ठीक है। और नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी भी, तो जो स्टेट है, अब देखिए इंडिया जो यूनियन है किससे किससे मिलकर बना है? स्टेट यूनियन टेरिटरी से, और कोई तीसरी टाइप की तो होता नहीं है। सिक्किम के साथ एसोसिएट स्टेट था, लेकिन वो खत्म कर दिया गया था। अभी क्या है, या तो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, यही तो है इंडिया, इसी से तो मिलकर बना है। तो वही आ जाएगा शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये शेड्यूल है। पार्ट वाला हम लोगों ने ट्रिक देखी थी, शेड्यूल वाली मुझे कोई नहीं ठीक लगी, इसलिए नहीं बन पा रही है इसमें। काफी देर में ट्राई करी। फिर भैया जब आपके पास जो है भारत में आ गए आप, तो आपने जो है देखा कि अब भारत में आ गए तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जरा सैलरी वैली देख ली जाए। तो आपने सैलरी वैली देख ली, एमोलुमेंट देख लिए, प्रिविलेजेस देख ली, ये सारी चीजें। अब इसमें भी ये बात है कि भैया यहाँ पे जो ये सब चीजें हैं, इमोलुमेंट है, अलाउंस है, प्रिविलेजेस है, किसकी किसकी देखनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। इसमें देखिए क्या है, अब प्रेसिडेंट है तो गवर्नर भी है, ठीक है, इन दोनों के। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी टॉप की अथॉरिटीज हैं वो तो यही है ना, या तो राष्ट्रपति है या राज्यपाल है। फिर जो है लोकसभा में बात करी जाए तो लोकसभा के कौन होंगे? स्पीकर होंगे, तो डिप्टी स्पीकर भी होंगे, वो क्यों पीछे रहेंगे? फिर जो है राज्यसभा क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, तो वाइस चेयरमैन भी रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब स्टेट की तरफ जाओगे तो वहां भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गए। वहां भी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ही तो उसका चेयरमैन और जो है डिप्टी चेयरमैन हो गए। फिर और कौन बड़े जो है अथॉरिटी, वो है जजेस। और कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं तो हाई कोर्ट के भी हैं, और उसके अलावा जो है कहे गए। इस तरह से आप याद रखिए कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के जो है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बाकायदा डिटेल दिया हुआ है, वो सारी अथॉरिटी आ जाएंगी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ये भी एक देख लीजिए। देखिए ये है पी, आप प्रेसिडेंट का निकाल लीजिए पी, स्पीकर का निकाल लीजिए एस, ठीक है। और आप जो है चेयरमैन का निकाल लीजिए, ये चेयरमैन का निकाल लीजिए सी, जजेस का निकाल लीजिए जे, और जो ये सीएजी का निकाल लीजिए सी। तो क्या हो गया? पीएससी जेसी। इतना याद रख लोगे तो आ जाएगा कि आपको जो है सैलरी किसकी देखनी? पीएससी जेसी की। प्रेसिडेंट मतलब जो है गवर्नर भी आएंगे, सेंटर पे आएंगे तो स्टेट वाली यूनिट भी ले लो, ठीक। एस मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये जो है लोकसभा में भी हो गए, विधानसभा में भी हो गए। एस सी का मतलब क्या हो गया आपका? चेयरमैन हो गए, चेयरमैन राज्यसभा में होंगे तो यार विधान परिषद में भी होंगे। जजेस जजेस हाई कोर्ट में होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे। और फाइनली कैग हो गया। इस तरह से जो ये वाले हैं, ये वाले सारे शेड्यूल जो है आपके 2 में है। पहला वाला जो शेड्यूल था 1 और 4 आर्टिकल को यहाँ पे कवर करता है, दूसरा वाला इतने आर्टिकल को कवर करता है, 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158 और 164, 186, 221। तीसरा वाला शेड्यूल में क्या है, आपने देख लिया भैया कि जो है इनकी सैलरी वैली कितनी है। फिर आप ये भी तो देखो कि इनको कस्में कौन दिलाता है, कौन है आखिर वो अथॉरिटी। तो वही सब चीजें हैं। ओथ या अफर्मेशन, वो किसमें है, वो कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए है, ये सारी चीजें इसमें दी गई शेड्यूल 3 में। तो क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ अफर्मेशन फॉर कौन कौन से मिनिस्टर की, प्लस जो कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए लड़ने जाएंगे, मतलब जब ये अभ्यर्थी होंगे, मतलब एस्पिरेंट होंगे, फिर अंदर जाएंगे तो वही एस्पिरेंट नहीं होंगे, मतलब सॉरी, एस्पिरेंट तो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ, जिनकी ये लोग जो है मिलके बजाते हैं सब लोग। तो ये देखिए, ये कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मतलब जो एमपी बनने जा रहा है, काश वो जो सही से जो है अपने कर्तव्य निभाता और छात्रों को इतना ज्यादा जो है कराना ना पड़ता। फिर वही जब वो बन गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, कैग हो गया। वही चीजें स्टेट में लागू कर दो, तो स्टेट में क्या? मंत्री प्लस जो आपके मेंबर्स हैं वो विधानमंडल के, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो राज्य विधान
मंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी है, ठीक है, और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के। तो इस तरह से ये हो गए ये सारे मतलब ओथ वाले जो प्रोविजन है। शपथ अगर आपको लेनी है तो 3 वाले शेड्यूल में झांकना पड़ेगा। इसमें ये वाले आर्टिकल आ जाएंगे 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। आवाज मेरी जरूर दबा सकते हो, आवाज जो है मुझे धमकी जरूर दी जा सकती है और कई सारी गाली गलौज जरूर कर सकते हो, लेकिन आवाज नहीं दबा सकते हो मेरी। नहीं दबा सकते हो आवाज, आपको लगता है? कुछ लोग हैं ऐसे, मेरे पर्सनल चैनल में मैंने कुछ चीजें बोली तो वो जो है उनकी डुगडुगी बच गई, वो बड़ा जो है परेशान हो गए, जो है अपने टट्टुओं से अपने पिल्लों से मुझे बहुत ज्यादा जो है उन्होंने गाली गलौज कराने की कोशिश करी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जो है वैसे गाली गलौज कर सकते हो और वो सब चीजें कर सकते हो, सोचते हो कि मैं सीधा साधा जरूर हूं। भैया देखो ऐसा है, आजकल की दुनिया में रहना है ना तो सीधे बन के तो नहीं रह सकते हैं। ईमानदार हूं मैं और बहुत ही मेहनती हूं और अपने काम के लिए पूरा डेडिकेटेड हूं। ये 3 चीजें जो है मेरे प्रोफेशन के लिए जरूरी है, वो मैं पूरी जो है करता हूं। सारे कमिटमेंट मैंने जिंदगी के निभाए हैं, लेकिन मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो है अगर आप कोई भी जो है मुझे ऐसे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं चुपचाप वहां पे गांधी जी की तरह दूसरा गाल जो है दे दूंगा। ऐसा नहीं, बिछा के मारूंगा वहीं पे, ठीक है, ये वाली चीज है। खैर ये सब तो ये जो है अलग की बातें हैं। 4th वाले शेड्यूल में चलते हैं। 4th वाले शेड्यूल का क्या मतलब है कि आपको भैया राज्यसभा की सीटों में जो है उसके लिए एलोकेशन के लिए वो सारे प्रोविजन 4th शेड्यूल में आएंगे। यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस शेड्यूल में आएगा? ये 4th शेड्यूल में आएगा, ठीक है। 4 और आर्टिकल 80। फिर जो है 5वां शेड्यूल की बात करेंगे आप। 5वें शेड्यूल में क्या है? 5वें शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया, और ये 244 गलत दिखा है, ये वाला इधर आ गया है। ये शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन के और कंट्रोल के प्रोविजंस हैं वो आएंगे आपके 5th शेड्यूल में। ध्यान रखना भैया जी, बहनी जी, मेरी जगह किसी भी शब्द के लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूं। किसी को भी जो है किसी की पसंद नापसंद के लिए मैं खुद को नहीं बदलता हूं, ठीक है। यही मेरी आपसे भी सलाह है, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, और जो है जो सही है वो करो। खैर, तो ये वाले में हमने देख लिया। 5th वाले में क्या है कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे करेंगे, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो सारे प्रोविजन दिए हैं 5वें अनुसूची में, ठीक। 6th में क्या है, ये भी इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या है, इसमें लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरियाज का एएमटीएम में। एएमटीएम यानी कि आपका ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एएमटीएम है। अब एम से तो याद नहीं रख सकते कि एम से तो मणिपुर भी आ सकता है, लेकिन यहां तो मिजोरम है, तो उसमें आप क्या याद रख सकते हैं, मेमी। मेमी जो है एमई मेघालय, मियाई से मिजोरम, एएमटीएम मेमी, मेमी मेमी ऐसे करके याद रखना। मैं इसलिए बीच में जो है अपनी गंदी सी आवाज में तेज बोल देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। खैर, तो ये 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड हो गया? शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से। 6th वाला किससे हो गया? जो आपका ट्राइबल एरिया है, कहां पे है? एएमटीएम, ठीक है, और मेमी, इस तरह से याद रखना है। फिर 7वें शेड्यूल पे आप पहुंचे तो भैया यहाँ पे पावर की लड़ाई चल रही है, डिवीजन चल रहा है, ये चीजें हो रही है कि आखिर कौन यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगा, कौन स्टेट लिस्ट में बनाएगा, कौन कंकरेंट में बनाएगा, आखिर वो कौन है। तो वो सारी जो लड़ाई है उनके लिए आपको आना पड़ेगा 7वीं अनुसूची में, ठीक। ये सारे प्रोविजन आएंगे 7वीं अनुसूची में। डिवीजन ऑफ पावर कैसे होएगा यूनियन स्टेट के बीच में? एक लिस्ट है यूनियन, यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दूसरी है स्टेट, यानी कि सिर्फ राज्य सरकार लॉ बना सकती है। तीसरी है कॉन्करेंट, यानी कि दोनों में से जिसको मौका मिला वो जो है यहाँ पे लॉ बना सकता है, ठीक है। मतलब कॉन्करेंट है, दोनों लोग लॉ बना सकते हैं कुल मिला के। हालांकि जो है अगर आप पूरा पार्लियामेंट का देखेंगे उसमें लॉ प्रिवेल जो है पार्लियामेंट का ही करता है कुल मिला के, मतलब डोमिनेट पोजीशन यहाँ पे पार्लियामेंट की ही रखी गई है, ठीक है। तो भले ही जो है फेडरल हो, लेकिन यूनिटरी फीचर तो है ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर, यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 98 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य वाली जो विषय सूची है उसमें कितने हैं आपके? उसमें आपके अगर आप देखेंगे ओरिजिनली 66 थे, लेकिन अब इस समय 59 है, ठीक, यानी कि 59 है। और कॉन्करेंट यानी कि आपका समवर्ती सूची में इस समय कितने हैं? 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 47 थे, जरूर याद रखना। फिर भैया 8वीं सूची आ गई। 8वीं सूची में क्या है? 22 लैंग्वेजेस की लड़ाई चल रही है आपस में, ठीक है। ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले जो है वो किस में आएंगे? 8वीं सूची में। 8वीं सूची में। और पार्ट बताइए किस पार्ट में ये डिसाइड किया गया था, किस पार्ट से रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पार्ट वाली ट्रिक बताई थी मैंने, पार्ट वाली तो मैंने पूरी ट्रिक ही बता दी थी, जल्दी कमेंट करिए। इसका आर्टिकल क्या है? 344 और 351 कवर होते हैं इसमें। देखिए, पहले 14 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फिर 3 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए गए। जैसे आप ये देखिए, ये टोटल इस समय कितनी 22 है, ठीक है। ये पूरी लिखी हुई है, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, उड़िया होगा यहाँ पे, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है।
इसमें से 14 पहले थी, फिर सिंधी को जोड़ दिया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1967 में हुआ था। फिर केएमएन को जोड़ दिया गया, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि आपका हुआ था 1992 में। फिर बीडीएमएस को जोड़ दिया गया, यानी कि बोडो डोगरी मैथिली संथली, बीडीएमएस, ये हुआ 92nd अमेंडमेंट से, और ये कब हुआ था? 2003 में। अच्छा, एक चीज ये ध्यान दिख रही है, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 71, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 92nd आ जाएगा कि नहीं? तो ये थोड़ा सा अगर आप थोड़े बहुत इसमें देखोगे तो ये कुछ कुछ चीजें याद रह सकती हैं। ध्यान रखना, 21वें से सिंधी को जोड़ा गया, 71वें से केएमएन को जोड़ा गया, और जो है 92 वाले से बीडीएमएस को जोड़ दिया गया, 8वें शेड्यूल में हो गए। फिर ये 9 शेड्यूल है, यहाँ पे सरकार के लिए जो है बढ़िया था, कोई भी लॉ आपने बनाया 9 शेड्यूल में डाल दो कि जो है कोई कुकू नहीं करेगा। ये चाहते थे कि जो है जुडिशरी इसमें कुकू ना करे, लेकिन जुडिशरी ने जो है इनको यहाँ पे पूरा समझा दिया कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो लॉ हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि कुकू होगा। ठीक है, माफी चाहूंगा किसी भी चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोगों को एग्जाम में याद रह जाए। कोई भी जो है ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि कोई भी जुडिशरी वाला या फिर कोई भी भड़के, क्योंकि मेरे जो है कुछ भी बोलने से पता नहीं लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। मैं तो एक छोटू सा यूट्यूबर हूं यार, मेरे से इतने ज्यादा व्यूज वालों के वीडियो नहीं डिलीट कराए गए, मेरे वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं। हद हो गई यार ये तो। खैर, एक्ट और रेगुलेशन जो है पहले 13 थे, इस समय 282 हैं। और इसमें वही है कि जो देखिए पहले लैंड रिफॉर्म जब आजादी के बाद आना चालू हुआ, अब जिसके पास जमीन है अगर आप उससे जमीन छीनोगे तो वो कुकू नहीं करेगा, वो तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। तो अगर कोई मतलब सरकार को चीजें बनानी थी, कोई भी मान लीजिए रोड बनानी है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, तो लैंड तो लेनी ही पड़ेगी। तो लैंड एक्विजिशन करेंगे तो ये लोग कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट में चले जाएंगे तो भैया वो सब प्रोजेक्ट खत्म, विकास जो है रुक जाता था। इसीलिए यहाँ पे ये शेड्यूल बनाया गया कि भैया कोई भी सरकार बनाए लॉ, सीधा 9 शेड्यूल में डाल दो कि भैया इसमें कोई भी चूचू नहीं होगी। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली इंटरप्रेट कौन करता है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप के डिसीजन को भी रिव्यू करता रहता है, ये भी ध्यान रखना। केशव नंदा भारती जिनकी अभी डेथ हो गई लेटेस्ट में, ये जो है इनका ये केस था पूरा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे 1973 के बाद से ये वाला ये बताया गया कि भैया जुडिशियल रिव्यू तो होगा इसमें भी। ठीक है, पहले जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाती थी कि और लेकिन इसके बाद से ये होगा 24 अप्रैल 1973 के बाद। बाकी डिटेल में जो है बताया गया है, आप उसका देख लीजिएगा वीडियो, कैसे अमेंडमेंट होता है वो सब मैंने दे रखा है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में। फिर 10वीं सूची डाल दी गई, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में पास हुआ था, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये 102 और 191 आर्टिकल को यहाँ पे कवर करता है। 11th वाला जो है ये पंचायत का है, पंचायती राज है, 73rd अमेंडमेंट से यहाँ पे दिया गया था। ये 29 मैटर है, ध्यान रख लेना ये चीज। ठीक, 243G के तहत है ये। 12 शेड्यूल जो है ये क्या है? ये आपका अर्बन म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, ये 74th वाला हो गया। इसमें 18 विषय हैं, ये ध्यान रखना। 29-18 ऐसे रख लो, 29-18 11वें शेड्यूल में पंचायती राज और 29 सब्जेक्ट, और 12वें शेड्यूल में अर्बन म्यूनिसिपैलिटी और 18 ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये किसमें? 243W में। तो ये दोनों के आर्टिकल दिए हुए हैं। इस तरह से शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। छोटू सा वीडियो था ये। ऑल द बेस्ट। देखिए 4 ट्राइब्यूनल है इंडिया में मेन। ठीक है, ट्राइब्यूनल का मतलब यही है कि कोई एक अल्टरनेटिव सिस्टम जिसका एक स्पेशल पर्पज हो और वो जस्टिस दे सके। सिंपल बात यही कि कोर्ट में अगर वो चीजें ना लाई जा सके और वो पहले ही उस डिस्प्यूट को यहाँ पे सुलझाया जा सके, तो एक कोर्ट का फॉर्म ही है ये। एक स्पेशल पर्पज होता है हर एक ट्राइब्यूनल का, सिंपल है बात ये। क्योंकि कोर्ट में वैसे भी इतने केस पेंडिंग है, तो इसीलिए कुछ यहाँ पे ट्राइब्यूनल बनाए गए, उनका एक स्पेशल पर्पज है। एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ये क्या करता? देखिए ये वो सारे डिस्प्यूट सुलझाता है जो कि रिक्रूटमेंट से और या फिर कोई कंडीशन जो सर्विस की है उससे रिलेटेड होंगे। सारे लोगों का जो भी पब्लिक सर्विसेज पे अपॉइंट होंगे या फिर ऐसी पोस्ट पे होंगे जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि इंडिया के अंदर है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, कोई भी ऐसा मैटर होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है यहाँ पे सुलझाएगा। इसको आप ये देख सकते हैं, उद्देश्य क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में और मामलों के लिए संघ या
फिर अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के मामले में के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं पब्लिक सर्विसेज पे होने चाहिए, या फिर पदों से रिलेटेड कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट या फिर कोई कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ तो वो कहा जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। चारों की एक खास बात यह है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, एक आपका आर्म्ड फोर्सेज वाला है, एक आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एक आपका रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल है। इसमें क्या यहाँ पे है कि सबकी प्रिंसिपल बेंच जो है दिल्ली में ही है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉमन चीज है। बाकी आप देख सकते हैं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये आर्टिकल 323(1) के तहत पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, और ये 1985 में किया गया था। इसकी प्रिंसिपल बेंच कहां पे, नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली। इसमें 17 बेंच है इस समय, 21 सर्किट बेंच है। इसको 1985 में किया गया था और इसका ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और जो सर्विस मैटर्स होंगे और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में कवर होते होंगे। इस जो ट्राइब्यूनल का है ये कैसे गाइड किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये गाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखिए। बाकी इसकी बेंचेस भी कई जगह हैं, जैसे आपकी अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, कटक, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, जयपुर, चेन्नई और मुंबई और पटना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अभी लेटेस्ट में इसका यहाँ पे एक ये करंट अफेयर का पार्ट है कि अभी इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था कैट का, नई दिल्ली में हुआ था 16 फरवरी 2020 को। और एक और चीज है कि अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल के मामले से कोई खुश नहीं है तो उसको कहां पे चैलेंज किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है रिट लगा के आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के मतलब कि आप जो है रिस्पेक्टिव जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप यहाँ पे रिट लगा सकते हैं। ये आपको पता है यहाँ पे कि अगर देखिए एक आपने फंडामेंटल राइट में देखा होगा, एक आपके पास आर्टिकल होता है 32। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, कोई भी आपका मौलिक अधिकार जो है वो अगर उसमें वायलेट किया गया है या फिर किसी भी तरह से उसमें हस्तक्षेप किया गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है। बस एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट जाने का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हुआ है तो ही रिट्स यहां पे इशू कर सकते हैं, वहां पे रिट के माध्यम से जो है आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो आप फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तब भी जा सकते हैं, कोई लीगल राइट आपका वायलेट हुआ है तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। एक और चीज है कि एक जो है लेटेस्ट अपडेट यही है कि अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ये एक कन्वेंशन बनाया गया है कि भैया पहले आप हाई कोर्ट ही जाइए, ठीक है। अगर जो है हाई कोर्ट में कोई जो है समस्या होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। हालांकि फंडामेंटल राइट है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेज में हैं, मतलब 3 एक्ट यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखिएगा, 3 एक्ट जो आर्म्ड फोर्सेज है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें से अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है किसी से रिलेटेड, जो है कमीशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनरोलमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है आपका, तो आप यहां पे जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। या फिर इवन जो है कोर्ट मार्शल तक का भी आप यहाँ पे, कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि आप जो है ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सर्विस मैटर्स में, ठीक है। सर्विस मैटर में तो ओरिजिनल डायरेक्टली आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल किया गया है तो एपुलेट जो है ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अपील के माध्यम से जा सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल वाला है, ये कब ये स्टार्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, ये 8 अगस्त 2009 को किया गया था। कैट वाला हमने देखा था कब किया गया था, ये किया गया था 1985 को, ये दोनों का सन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद ये जो आर्म्ड फोर्सेज वाला है इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 2007, जिसको पार्लियामेंट ने भी यहाँ पे पास किया और फॉर्मेशन हुआ आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल का, ठीक है। इसमें 3 एक्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन कौन सा। एक है आपका आर्मी एक्ट 1950 वाला, नेवी एक्ट है 1957 वाला, एयरफोर्स एक्ट है 1950 वाला। ये तीनों एक्ट का जो है सन याद रखिएगा, ये भी आपको अलग से फैक्ट में पूछ सकते हैं। आर्मी और एयरफोर्स का 1950 वाला है, नेवी का 1957 वाला है। इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट है, कंप्लेन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनरोलमेंट से, या किसी भी टाइप की सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, तो आप जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। मतलब जो भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसकी प्रिंसिपल बेंच है नई दिल्ली में, इसकी और भी बेंच है कोची, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी और चंडीगढ़। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने कई बार सुनी रखा होगा, एनजीटी। एनजीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं इसको एग्जाम में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी, ध्यान रखिएगा। इसको भी एक एक्ट के तहत क्रिएट किया गया है।
ये चारों ही ट्राइब्यूनल अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही स्टेट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि एक्ट के तहत यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एक्ट के तहत यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए एनजीटी में क्या है, एनजीटी में वही है कि कोई भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, कंजर्वेशन फॉरेस्ट से रिलेटेड या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्स के जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड, ये वाले सारे राइट यहाँ पे सुनता है आपके कोई भी डिस्प्यूट होगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका नाम क्या है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। 5 साल के लिए सिर्फ इनका ऑफिस होता है, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो एनजीटी का चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पे एनजीटी का चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी प्रिंसिपल बेंच भी नई दिल्ली में है, बेंच इसकी बहुत और कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, ये कि पहली बात ये जो है, ये ट्राइब्यूनल जो एनजीटी वाला है, ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1988 उसके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका कोई बाध्य नहीं है। ये किससे गाइड होता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। ठीक है, इसको एनजीटी को यहाँ पे कब स्टेब्लिश किया गया था, 18 अक्टूबर 2010। ये सन जरूर याद रखना है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, एनजीटी एक्ट 2010। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बहुत है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया एनजीटी जो है वो कौन कौन से सिविल केसेस देख सकता है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 7 लॉ है, 7 लॉ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट आप एनजीटी में जा सकते हैं। कौन कौन से लॉ हैं आपके, एक आपका वाटर वाला लॉ हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 वाला, फिर वाटर सेस वाला 1977 वाला, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल जो ऑफ पॉल्यूशन ये 1981 वाला, और ईपीए जिसको कि अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला जो है, इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना ये। और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002। इन सबके सन याद रखना है भैया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से फिर से देख लो एक बार। वाटर एक्ट का क्या है, 1974 है, वाटर सेस वाला 1977 है, फिर आपका जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है, एयर वाला जो है 1981 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 सबसे इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला एक्ट है ये, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, ईपीए, और फिर ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ठीक है, एक यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला और एससी एसटी एक्ट, वो एनजीटी के दायरे में नहीं आता है, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। और लास्ट में है ये रेलवे ट्राइब्यूनल। ये अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है रेल के जो लोग यूज करते हैं, जो रेल यात्री होते हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें यही है कि ये इसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया था, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल 1987 में बनाया गया था। और ये स्पीडी यहाँ पे एडजुडिकेशन देता है कि आपको तेजी से स्थगन के लिए, रेल घटना हो गई या दुर्घटना हो गई, पीड़ित को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, प्लस और कोई राहत वहां पे प्रदान करना है कि नहीं, किराया, माल भाड़ा, ये रिफंड और जितनी भी सारे डिस्प्यूट है सब इसी के अंडर में आते हैं। नई दिल्ली में इसकी यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच है। जितने भी 4 ट्राइब्यूनल है, चाहे वो कैट हो, चाहे आपका आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल हो, चाहे आपका एनजीटी हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो, चाहे आपका आरसीटी हो, यानी कि रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, चारों की बेंच जो है दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच। बाकी रेलवे की और कहाँ कहाँ पे है बेंच, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुवाहाटी, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और सिकंदराबाद। ठीक है।